हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू रियलिज्म के बारे में एंड साथ ही हम इसके साथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वाला टॉपिक भी हम देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले देखो, न्यू रियलिज्म, आप जैसे न्यू का हम जानते ही हैं कि न्यूली थ्योरी जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में रिवाइव की गई हो। ओके, सो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ना, जो रियलिज्म है जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल पे ये सारी चीज़ें देखा गया था, जैसे बिहेवियरलिज्म। ओके, तो बिहेवियरलिज्म में क्या होता था कि व्हाट इज मतलब क्या, व्हाट इज मतलब एक तरीके से हम देखें जो होना चाहिए, व्हाट इज एग्जिस्टिंग, उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, बट ये अगर हम देखें तो प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब व्हाट ऑट टू बी। ये चीज़ हमने देख रखी थी कि जो बिहेवियरलिज्म है ना, उसमें क्या होता था कि जो प्रिस्क्रिप्शन या ये सारी चीज़ें आती थी, इसमें क्या हुआ करता था कि है ना, व्हाट ऑट टू बी, जो थिंकर्स स्कॉलर्स हुआ करते थे ना, वो बैठे बैठे सारी चीज़ें सोचते थे कि हमारा स्टेट कैसा होना चाहिए। ओके, हमारी जनता कैसी होनी चाहिए, है ना, एंड साथ ही जो स्टेट में क्या होना चाहिए, कैसी इकोनॉमिक अच्छी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान करते थे, व्हाट ऑट टू बी ये। बट रेदर देन व्हाट इज एग्जिस्टिंग, इस पे ध्यान नहीं देते थे, है ना। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ें मैटर करती थी। तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि व्हाट इज मतलब क्या एग्जिस्टिंग करता है, उस पर ध्यान दें। ऐसी स्टैटिक रियलिज्म जैसे थॉमस स्केलिंग ने बताया एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म केनेथ वॉल्स ने बताया। उनका मानना था कि जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सारी चीज़ें इस पे ही डिपेंड होकर लिया जाता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। आप जो डिसीजन ले रहे हो वो सारी चीज़ें ना, एक आप रूल पे ले रहे हो, किसी ना किसी के दबाव में ले रहे हो, ऐसा। तो स्ट्रक्चर के बेस पे चलना पड़ता है। जैसे हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म में देखें तो डिसीजन आर इन्फ्लुएंस बाय द स्ट्रक्चर। ओके, दो तरीके से होता है, एनार्ची और हेरार्ची। एनार्ची हेरार्ची में अगर हम सबसे पहले देखें तो हेरार्ची ऑफ नेशन स्टेट्स, जैसे सुपेरियर जो अलग अलग डिवाइडेड है, सुपेरियर पावर, ग्रेट पावर, मिडल पावर एंड स्मॉल पावर। ओके, तो आप इनके बीच में कैसे आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। अब देखो, इनका ग्रेट आप स्मॉल पावर हो और सुपेरियर पावर से आप जो भी है वो डिसीजन मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को या फिर सारी चीज़ों को सबके और अपना इंटरेस्ट रख रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं हो सकता ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ इज मिसिंग। एनआरसी अगर हम देखें तो जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है ना, वो मिसिंग है, सिक्योरिटी डिलेमा का इशू है। ओके, एनआरसी टाइप सिचुएशन में जैसा हमने देखा। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, जो कि प्रोपोनेंट है थॉमस स्वेलिंग, ठीक है ना। उसके बाद प्रोपोनेंट जो गेम थ्योरिस्ट है ये। ओके, मैथमेटिकल मॉडल इन आईपी इन्होंने बताया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नेशन स्टेट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमाइजिंग लॉस रेदर देन मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमाइजेस। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि स्ट्रेटेजिक में ना, यहाँ पे लॉस को मिनिमाइज करने के लिए रखते हैं, मिनिमाइज करने के लिए काम करते हैं, रेदर देन मैक्सिमाइजेस। मैक्सिमाइजेस जो गेम होते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें, जैसे सिक्योरिटी डिलेमा का भी यहाँ पे एक इशू ले रखा है। एंड डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव अगर हम देखें रियलिज्म, तो यहाँ पे कैनेथ वॉल है ना। उसके बाद हम देखे थे मीशिमर्स, है ना, मर्शिमर, सॉरी, मर्शिमर है। ओके, सो कैनेथ वॉल ने बताया कि जो नेशन है ना, सफरिंग करता है फ्रॉम सिक्योरिटी डिलेमा से, और सिक्योरिटी यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दी जाती है, मतलब पावर सब कुछ है जो है सो। एंड वी डू नॉट हैव इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं होती। ओके, तो उन्होंने ये बताया अपने टाइम पे। देन मर्शिमर, उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लाइक एक्सपेंडिस्ट, मतलब फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सपेंड करने में सब लोग रखते हैं, पावर पे बिलीव करते हैं और एक्सपेंड करने में लगे रहते हैं। जैसे चाइना का अगर हम एग्जाम्पल है, चाइना यूएस, तो ये क्या करते हैं, अभी एक्सपेंड करने में अपना सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि सब डिफेंसिव है ये लोग, सिर्फ अगर कोई आता है तो डिफेंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिलेमा का इशू है। बट यहाँ पे क्या है कि सिक्योरिटी डिलेमा से हट के एक्सपेंड में लगे हैं, है ना। इनका मानना यह है कि एक्सपेंड, जैसे चाइना है वो हर एक जगह को एक्सपेंड करता जा रहा है अपनी अपनी। ओके, क्रिटिक ऑफ केनेथ वॉल, कंस्ट्रक्टिविज्म अगर हम देखें, अलेक्जेंडर वॉन्च, उन्होंने बताया कि जो केनेथ वॉल है ना, उन्होंने बताया एनआरची लाइक जो इनहेरेंट फीचर्स है आईपी का। ओके, इनहेरेंट फीचर्स मतलब जो समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय स्टेट, मतलब ये अलेक्जेंडर वेंच ने बताया कि जो इन्होंने एनआरची वाला जो सिस्टम है ना, वो स्टेट के द्वारा किया जाता है, स्टेट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ओके, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
ये एक तो इनहेरेंट फीचर्स है, उसके साथ साथ सारी चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती रहे। ओके, डीआरसी में जैसे कोबाल्ट को हम लेके, जो वहाँ का लीडर था मारा गया था, क्योंकि किन के द्वारा? सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, मतलब जो बड़ी पावर ग्रेट पावर है ना, उनके द्वारा ही तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो यह एक एग्जाम्पल। ओके, कंटेम्प्रेरी रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म। नियो रियलिज्म क्या है? साइंटिफिक मेथड है। रियलिज्म जैसे हम देखें, ओके, स्ट्रेटेजिक रियलिज्म है, प्रोपोनेंट थॉमस स्केलिंग, ओके, गेम थ्योरिस्ट है वो। उसके बाद जो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ रियलिज्म बट डेवलप देयर आर्ग्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथोलॉजी। ओके, स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म, प्रोपोनेंट केंज वॉल्जन, स्ट्रक्चर ऑफ आईपी इन्होंने बताया, ओके, एनार्ची एंड हेरार्ची टाइप सिचुएशन। His theory established realism on a scientific foundation. He is nothing negative. Sorry, one second. He is negating the analysis of human behavior, and he shift the focus from the study of behavior to the structure. And structuralism अगर हम देखें तो structure is the school of thoughts and believe that structures are ultimate reality. Man is not free to take action, and choices of man are dependent by determined by structure. जैसे जो इन्होंने बताया कैनेथ वॉल ने, कि जो प्रेशर जो भी हम चीज़ें लेते हैं ना, वो सब स्ट्रक्चर टाइप सिचुएशन में आके ही हम सारी चीज़ें ना डिसीजन ले पाते हैं, और ये हमारा खुद का नहीं होता, फ्री टेक एक्शन नहीं होता, ये हमें डिटरमाइंड या डिपेंडेंट होता है हमें स्ट्रक्चर पे। ओके, देन फीचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर हम देखें, एनार्चिकल, देयर इज नो कॉमन गवर्नमेंट, हेंस इट इज एन एनार्चिकल। हेरार्चिकल वो होता है इंटरनेशनल लॉ कंसिडर ऑल नेशन स्टेट्स इक्वल, बट रियलिस्ट एनालिसिस शोज दैट नेशन आर नॉट इक्वल, their status vary according to the amount of power they possess, and nation can be categorized as a superpower, great power, middle power, or small power. Okay, hence the structure are hierarchical. Okay, then impact of the structure of international politics on a foreign policy. Foreign policy makers do not have the freedom to choose, and hence all nations aim to increase their power in order to survive in an anarchical system. Then nation state, nations take that course of action which is necessary to survive in this system of balance of power is the means, and survival is the aim. Okay, then hierarchical structure establishes that all nations are not equal in international politics, and major powers dominate international politics, and they set course of action for themselves as well as for other nations. These major powers are the poles of international politics, which is characterized as unipolar, bipolar, and multipolar. Okay, then school of strategic realism. Okay, proponent and Thomas Schelling. ठीक है ना? He has incorporated use of mathematical model to analyze foreign policies. He is a prominent scholar in the arena of game theory, and according to him, foreign policy are rational activity, and foreign policies make us think strategically and take those decisions which are best in the interest of the nation. Okay, then analysis of foreign policy decisions shows that nations want to minimize their losses rather than maximizing then, okay, gains, and he has played an important role in establishing scientific basis of realism, and however his theory suffer from deficit or defect like Morgenthau, and he has also taken into consideration the analysis of human nature. Hence, he is not developing a complete scientific theory. डिफेंसिव एंड रियलिज्म ऑफेंसिव, डिफेंसिव का जो कंसेप्ट था वो केनेथ वॉल्ज ने दिया था, और ऑफेंसिव का मेयर शिमर, ठीक है ना, उन्होंने बोला था। जो डिफेंसिव है ना, तो उसमें सिर्फ क्या होता है कि जो सिक्योरिटी डिलेमा वाला सिस्टम होता है, और उसमें क्या होता है कि ये ना सिर्फ हम डिफेंस करते हैं, है ना, सिक्योरिटी डिलेमा में। बट ऑफेंसिव में क्या होता है, एक्सपेंड किया जाता है, ही सपोर्ट एंड कंसेप्ट ऑफ रियल डिफेंसिव रियलिज्म। इट मीन्स नेशनल टू ट्राई टू इंक्रीज देयर पावर ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, since IP is an anarchical and anything like world is an absent, hence nations are left with only one option to protect their national security or national interest, that increasing their power. And it means nations increase their power because of existence of security dilemma. Hence Kenneth Walsh's theory shows that nations are security maximizer rather than
पावर मैक्सिमाइजर। ओके, देन मेयर शिमर उन्होंने बोला है अपनी बुक जो ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है, ऑफेंसिव रियलिज्म के बारे में, नेशन आर पावर मैक्सिमाइजर, देयर search for power is not simply for defensive purpose, they adopt expansionist policies, okay, like China. They want to maximize their power because they feel that only by doing so that they fulfill their national interest. Every nation tries to gain preponderance of power, okay. क्रिटिक ऑफ केनेथ वॉल्ज, कंस्ट्रक्टिविज्म अगर हम देखें, जैसे प्रोपोनेंट अलेक्जेंडर वेंच, constructivism rejects the basic assumption of neorealism, and anarchy is not the structural condition inherent in international politics, but it is created by the state to justify their foreign policies. According to Alexander Venge, anarchy is what state makes of it, and it is not inherent feature of IP. Here, construction shows that possibility to change the rule of IP. Okay, सो हमने इसका भी हमने टॉपिक को कंप्लीट किया, एंड हम वापस से अपना जो न्यू टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।